ओके, चलो क्लास शुरू करते हैं बेटा। तो पिछले क्लास में कहां तक हुआ था, टॉपिक एक बार मुझे याद दिलाएंगे प्लीज। लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक पढ़ा था। आज जो टॉपिक चालू हो रहा है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक है। प्लीज अपने कॉपी में लिखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने ना यहां पर 3 कंटेनर ले लिया। ध्यान सुनेगा, मैंने यहां पर 3 कंटेनर ले लिया और ऊपर से मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया, तीनों कंटेनर के अंदर मैंने वाटर ले लिया और उसके बाद अब इसके अंदर हम लोग सॉल्यूट मिला देंगे। कोई भी सॉल्यूट, आप नमक डाल दीजिए या आप शुगर मिला दो, कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें नमक ले लिया, ये देखो बेटा, इसके अंदर भी मैंने नमक ले लिया और इसके अंदर भी मैंने नमक ले लिया। तो तीनों कंटेनर के अंदर मैंने पानी में नमक डिसॉल्व कर दिया। बस फर्क यह है बेटा कि तीनों में मैंने नमक की क्वांटिटी अलग अलग ली हुई है। तो अब आप मुझे बताइए इन तीनों सॉल्यूशन में क्या अलग होगा? तीनों सॉल्यूशन के कौन कौन से प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे? कॉन्सेंट्रेशन तो अलग होगा ही, और कुछ? इन तीनों सॉल्यूशन के कौन कौन से प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे बताएंगे प्लीज। वॉल्यूम रहने दो भाई, यहां सुनो। अच्छा ये बताओ तीनों में से किस कंटेनर में ज्यादा वेपर बनेगा? फर्स्ट वाले में ज्यादा वेपर बनेगा, लेकिन जो दूसरा वाला है बेटा इसमें वेपर थोड़ा कम बनेगा और इसमें सबसे कम। क्योंकि आप इस चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब वाटर में सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर बनने का टेंडेंसी कम हो जाता है, और जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे वेपर उतना ही कम बनेगा। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे कम होगा और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। तो ये बताइए, वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना सॉल्यूट मिलाया है। तो बेटा वे सारे प्रॉपर्टीज जो मिलाए गए सॉल्यूट के क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं क्या कहलाएंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है वे सारे प्रॉपर्टी जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना सॉल्यूट मिलाया है। अगर सॉल्यूट कम मिलाओगे तो प्रॉपर्टी अलग आएगा, सॉल्यूट ज्यादा मिलाओगे तो प्रॉपर्टी अलग आएगा। तो वे सारे प्रॉपर्टीज जो मिलाए गए सॉल्यूट के क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं क्या कहलाएंगे? वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा इसके अलावा और क्या लगता है? वेपर प्रेशर के अलावा इन तीनों सॉल्यूशन में और क्या डिफरेंट होगा? वेपर प्रेशर अलग था बेटा, इसके अलावा पता है तीनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, तीनों का सरफेस टेंशन अलग होगा, तीनों का विस्कोसिटी अलग होगा, तीनों का वोलेटिलिटी अलग होगा। तो ये सब ऐसे प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करते हैं? मिलाए गए सॉल्यूट पे। तो फिर रिपीट करता हूं, वे सारे प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के मोल्स यानी क्वांटिटी पे डिपेंड करें क्या कहलाएंगे? वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्लीज अपने कॉपी में लिखेंगे, लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। लिखेंगे all those properties of a solution, all those properties of a solution which depends upon number of moles of solute which depends upon number of moles of solute but not on the nature of solute, मैंने ये क्यों बोला बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट? मैं बस ये बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करना बेटा, आपने क्या मिलाया ये मत देखना, बस कितना मिलाया वो देखना है आपको। चलिए, तो मैंने आपको बहुत सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता दिए, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वोलेटिलिटी, पर आपको इतना सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं बेटा। तो लिखिए इसको, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
तीसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और चौथा है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कुल मिला के आपको ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं। याद रखिए ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, यानी कि ये सभी सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे। वो आपको खुद ब खुद दिखाई देगा कुछ देर के बाद कि कैसे ये प्रॉपर्टीज क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। बेटा लिखिए अपने कॉपी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लिखो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, एलिवेशन मतलब बढ़ जाना यानी इंक्रीज हो जाना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अब इसका मतलब क्या है, एकदम ध्यान सुनना। अगर आप इस टॉपिक को एकदम क्लियरली समझना चाहते हैं तो बेटा पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मतलब आप मुझे ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट का एग्जैक्ट मतलब आप जानते हैं कि नहीं? बताइए, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन है, बोलो। और कोई थोड़ा सिंपल से, ये कौन बोला? हाँ, और बोलो बेटा क्या होता है वेपर प्रेशर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। सही। जब भी मैं ये पूछता हूं ना कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो आमतौर पर दो डेफिनेशन सामने आता है। एक, बच्चे कहते हैं कि वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड वेपर बनने लग जाए, क्या बोलते हैं बेटा उसको? वेपर प्रेशर। एक और डेफिनेशन है, वो टेम्परेचर जहां पर कोई भी लिक्विड बॉइल होने लग जाए, क्या कहलाएगा? ये बॉइलिंग पॉइंट। और ये दोनों डेफिनेशन गलत है। हम लोग क्या बोलते हैं? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू फॉर्म वेपर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, गलत है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल, ये भी गलत है। अब ये कैसे गलत है मैं आपको बताता हूं, यहां देखना। चलो एक काम करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं बेटा, इसमें थर्मामीटर लगा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें थर्मामीटर लगा दिया और उसके बाद हम इसके अंदर वाटर ले लेते हैं। वाटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है। अच्छा बेटा, अब मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर को हीट करूंगा, यानी कि इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। जानते हो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जैसे 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपको पता चलेगा वाटर वेपर बनाना चालू कर देगा। तो अब बताओ क्या 40 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं। तो फिर आपने क्या कहा था कि वो टेम्परेचर जहां पर कोई भी लिक्विड वेपर बनाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये बात तो गलत हो गया यहां पर, क्योंकि सबको पता है 40 डिग्री सेल्सियस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं है। अच्छा जी, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, आपको पता है तकरीबन 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास बेटा पानी उबलना चालू कर देगा, बॉइल होना चालू कर देगा। तो बताइए क्या 85 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं। तो आपने क्या बोला था कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ये भी गलत हो गया। अच्छा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता कितना है? 100 डिग्री। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाटर जो कुछ कर सकता था उसने कर दिया। यहां पर उसने वेपर बना के दिखा दिया, यहां पर उसने उबल के दिखा दिया। अब यहां पर क्या नया करने वाला है? वाटर यहां पर क्या नया करेगा? और आखिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है? या यूं कहो कि वाटर का 100 डिग्री के साथ क्या रिलेशन है? तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का कुछ और ही डेफिनेशन है, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। इस एग्जांपल को सुनने के बाद दोबारा बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। एकदम ध्यान से देखना, मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या बताता हूं, ध्यान सुनेंगे। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक कंटेनर ले लिया, इसमें बेटा मैंने प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मैनोमीटर लगा दिया। अब देखना क्या होने वाला है, मैं अंदर वाटर ले लूंगा, मैंने अंदर वाटर ले लिया और अब वाटर को हीट करना शुरू करूंगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया और 40 डिग्री सेल्सियस किया तो बेटा इवापोरेशन शुरू हो गया, तो वेपर बनना चालू हो गया। अब वेपर बनेगा तो अंदर का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मान लो अंदर का प्रेशर बढ़ के 200 mm हो गया, 200 mm। देखते जाना, अब मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया, 60 डिग्री कर दिया और वेपर बना, और वेपर बनेगा तो अंदर और प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ के सपोज 400 mm हो गया बेटा, और
टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। मैंने 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर भी बनता ही जा रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। सपोज प्रेशर बढ़ते बढ़ते 700 mm हो गया, और अगर मैं इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ाता रहूं तो एक समय ऐसा आएगा कि अंदर इतना वेपर बन जाएगा कि वेपर प्रेशर जो है, अंदर का वेपर प्रेशर जो है बेटा, जानते हो कितना हो जाएगा? 760 mm। 760 mm क्या बोलते हैं? 180 mm। क्या बोलते हैं 760 mm को? 180 mm। 180 mm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जल्दी बताओ पॉइंटर अब कहां पहुंच चुका है? 760। तो जानते हो जब पॉइंटर 760 पे पहुंचेगा और आप यहां पर टेम्परेचर पे ध्यान दोगे तो पता चलेगा टेम्परेचर 100 डिग्री हो चुका है। और आप सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या कर दिखाया? तो कहना 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ने इतना वेपर बना दिया कि उसका प्रेशर किसके इक्वल हो गया बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो कह देना कि बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जहां पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या समझे? वो टेम्परेचर जहां पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उस टेम्परेचर को उस लिक्विड क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। लिखिए डेफिनेशन पहले बॉइलिंग पॉइंट का, याद रखिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमको यह पढ़ना है, पर पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझ लो बेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure known as boiling point. known as बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब देखना क्या होता है। अब मैंने क्या किया पता है? मैंने ना टेम्परेचर को रोक दिया बेटा। मैंने टेम्परेचर को 100 डिग्री पे रोक दिया। तो अब ये बताओ अगर मैं टेम्परेचर को 100 डिग्री पे रोक दूंगा तो बेटा ये पॉइंटर भी रुक जाएगा। बताइए ये पॉइंटर कहां पर रुका है? 760 पे। सब कुछ रुका हुआ है। लेकिन अब अचानक मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर पानी के अंदर बेटा, मैंने पानी के अंदर सॉल्यूट डाल दिया। ये देखो, सपोज नमक डाल दिया, नमक। और सबको पता क्या होने वाला है? जैसे मैं इसमें नमक डालूंगा तो अंदर का वेपर पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि नमक डालने से वेपर कम हो जाता है। और बेटा अगर अंदर वेपर कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी 760 से कम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इस कंटेनर के अंदर पहले मैंने क्या लिया था? वाटर। और मैंने बोला वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता लगाओ। कैसे पता लगाया तुमने? यहां से टेम्परेचर आपने बढ़ाया, यहां से ये पॉइंटर आगे जाने लगा, और जब पॉइंटर 760 पे आया तो आपने देख लिया क्या टेम्परेचर है। वही टेम्परेचर उसे क्या था? बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बताओ वाटर के प्लेस पे अगर मैं कोई और चीज लूंगा तो क्या उसका भी बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकता हूं? इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर लिया था, तो वाटर के प्लेस पे अगर कोई और कंपाउंड ले लूं तो क्या उसका भी बॉइलिंग पॉइंट निकल सकता है? हाँ? अरे भाई आप इसके अंदर वाटर ले लो, एल्कोहल ले लो, ईथर ले लो, कुछ भी ले लो, आप किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे बेटा? बस आपको हीट करना है और यह देखना है कि पॉइंटर कब 760 पे पहुंचेगा। और जब पॉइंटर 760 पहुंच जाए तो यहां चेक कर लेना कितना टेम्परेचर है। वही टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब बताओ, अब ये पॉइंटर पीछे खिसक गया है। क्यों खिसक गया है? क्योंकि आपने क्या मिला दिया इसमें। और वैसे बेटा अब ये वाटर नहीं रहा, अब तो ये क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे को ये बोला जा रहा है कि चलो अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता लगाओ। अभी कुछ देर पहले किसका बॉइलिंग पॉइंट पता लगाए थे? वाटर का। अब किसका निकालना है आपको? तो अब बताओ मैं अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता लगाऊं? बहुत आसान है। फिर से आपको पॉइंटर को कहां लाना पड़ेगा?
760 पर कैसे लाऊं, क्योंकि वेपर तो कम हो गया है, तो पॉइंटर फिर से दोबारा 760 में कैसे आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो बेटा अब यहां से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो टेम्परेचर बढ़ा के मैंने 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब क्योंकि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर और बढ़ेगा तो अब तो फिर वेपर बनेगा, तो अब बेटा अब ये पॉइंटर दोबारा कहां पहुंच जाएगा, 760। तो अब बताइए ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, पर फर्क क्या है, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट था, वाटर का, यानी किसका, सॉल्वेंट का, और ये भी किसी का बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। तो आपने क्या देखा कि सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए तो बोलते क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। तो बेटा हमेशा याद रखना सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जब ज्यादा हो जाए ना तो बोलते क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। तो वहां पर लिखे बोलता हूं मैं। अच्छा अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं, ये बताओ बेटा इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस, तो वो जो 10 डिग्री सेल्सियस है ना, इसी को एलिवेशन कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा ना इस एग्जांपल में एलिवेशन कितना हुआ, कितने का एलिवेशन हुआ, 10 डिग्री। तो बेटा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके बीच जो डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को एक्चुअली में क्या बोलते हैं, एलिवेशन। लिखिए बोलता हूं मैं, लिखेंगे द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, लिखिए द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, the difference in boiling point of solution and solvent is known as, the difference in boiling point of solution and solvent is known as elevation in boiling point, elevation in boiling point। लेकिन देखना आपकी स्कूल में जब ये टॉपिक हुआ होगा तो इस टॉपिक के ऊपर एक अजीब सा ग्राफ बना के दिया गया होगा। यहां देखना, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो अब आपको वो ग्राफ भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। बेटा इधर देखना, ऐसा कुछ ग्राफ आपको बुक में दिखा होगा, ध्यान से देखिएगा। बेटा इस तरफ ना वेपर प्रेशर लूंगा और इस तरफ मैं टेम्परेचर लूंगा, एकदम ध्यान से देखना। ये बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा बेटा। अच्छा काम करते हैं, यहां पर कुछ वेपर प्रेशर के वैल्यूज ले लेते हैं। सपोज ये हो गया बेटा 200 mm, ये हो गया बेटा सपोज 400 mm, ये हो गया बेटा 700 mm, ये हो गया बेटा 760 mm, ये हो गया बेटा 800 mm, और हमको इन सब में कौन से फिगर से मतलब है, 760। तो मैं यहां पर एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक है। आप चाहो तो बाकी सब में भी ऐसा लाइन बना सकते हो। अब देखना बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं। अच्छा इस तरफ ना, इस तरफ टेम्परेचर ले लेते हैं, लाइक 25 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, यहां ले लेते हैं बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, यहां ले लेते हैं 110 डिग्री, यहां 120 डिग्री। अब देखना क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। यहां पर जो मैंने डायग्राम में किया है ना उसी ग्राफ में करूंगा। याद दिलाओ, पहले मैंने वाटर लिया था, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ा, और जब वेपर प्रेशर कहां पहुंच गया 760, तो टेम्परेचर कितना हो गया। अब यहां वही होगा बेटा, ये देखो मैंने ना वाटर ले लिया, देखते जाना बेटा। अब जल्दी बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये देखो यहां पर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आपने नोटिस किया ये कौन सा लाइन है बेटा, 760 को जब वो टच किया तब टेम्परेचर क्या हो रखा था, और जब वेपर प्रेशर 760 को टच करे उस समय जो भी टेम्परेचर होगा उसी को आप क्या बोलेंगे। और एक किसका बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का, यानी किसका बेटा, सॉल्वेंट का। करेक्ट। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं, ये वाटर का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर वाटर से ज्यादा होता है कि कम होता है, सोच के बता, कुछ भी नहीं बोल देना था। वाटर में ज्यादा वेपर बनता है और सॉल्यूशन में कम।
याद आ गया, ऐसे मुंडी हिला रहा है बेटा। वाटर में वेपर ज्यादा और सॉल्यूशन में कम, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का ग्राफ वाटर के ग्राफ से नीचे मिलेगा आपको। अरे भाई, वाटर अगर यहां कहीं से चालू हो रहा है तो सॉल्यूशन बेटा नीचे से चालू होगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से क्या रहता है? कम। तो बेटा अगर सॉल्यूशन पहले से कम है और उसको यहां तक पहुंचाना है, उसको यहां तक पहुंचाना है, और वो पहले से कम है, तो बेटा इसको यहां तक पहुंचाने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। अब जल्दी बताइए, इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन यहां पहुंच गया तो ये टेम्परेचर भी क्या कहलाएगा? पर ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? और आपने यहां पर क्या देखा कि सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए इसे क्या बोलते हैं बेटा? एलिवेशन। तो जो चीज मैंने ग्राफ में, सॉरी डायग्राम में बताया वही मैंने ग्राफ में बताया है। प्लीज कॉपी करेंगे ग्राफ को। तो सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। पानी के मुकाबले चाय का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पानी के मुकाबले कॉफी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि चाय में कॉफी में सॉल्यूट मिला होता है। ये वैल्यूज मत लिखो, रफली ये ग्राफ बना लो। जो वैल्यूज लिखे उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है बेटा। बेटा पीछे क्लियर है? दिख रहा है? कॉपी कर ली? क्या सबने कॉपी कर लिया बेटा इसको? हो गया? लिखो लिखो। बन गया? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। ये सबने बना लिया ना? ध्यान से देखना। एक बात बताओ, अभी आपने ग्राफ ऐसा कुछ बनाया है, ये देखो बेटा, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये वाटर का यानी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जब मैंने सॉल्वेंट के प्लेस पे, जब मैंने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्वेंट क्या बन गया? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा सॉल्वेंट से नीचे बनता है। अच्छा एक बात बताओ, सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिला हुआ है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिला है इसलिए वो नीचे है, और क्योंकि वो नीचे है इसलिए इसको यहां तक पहुंचाने के लिए टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ा। मान लेते हैं 110 डिग्री देना पड़ा। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा? सॉल्यूशन। तो एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूं कि बेटा ये लाइन तो फिक्स रहेगा, कितना रहेगा हमेशा? ये 100। अब ये बढ़ के इतना हो गया, बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने सॉल्वेंट में क्या मिला दिया था। अब बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि ये डिफरेंस और ज्यादा हो जाए? ऐसा क्या करूं कि ये डिफरेंस और ज्यादा हो जाए? जल्दी बोलो, क्या करने पर डिफरेंस बढ़ता जाएगा? और सॉल्यूट मिलाते जाओगे। और बेटा इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एलिवेशन। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एलिवेशन। तो बताओ एलिवेशन बढ़ता ही जा रहा है क्या मिलाने पर? तो क्या एलिवेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट के क्वांटिटी पे।
और आप यहां पर सॉल्यूट मिलाते जा रहे हो तो एलिवेशन बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि एलिवेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट के क्वांटिटी पे। इसीलिए एलिवेशन किसका एग्जांपल है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब यहां देखना, यहां पर देखना, अभी आपने जो ग्राफ बनाया था, अभी आपने ये जो ग्राफ बनाया है बेटा, इसको आपने लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस, इसको आपने लिख दिया 110 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है कि ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का, और बेटा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को ना T0 B से डिनोट करते हैं और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को TB से डिनोट करते हैं, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा ना उसको डेल्टा TB से डिनोट करेंगे, और इस डेल्टा TB को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्लीज इसको अपने ग्राफ में लिख लो। सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को T0 B लिखते हैं, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को TB लिखते हैं। बोलो बेटा। ये सारे जो बन रहे हैं ना बेटा, ये ऐसे सॉल्यूशन के बन रहे हैं जिसमें एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल है, ठीक है? मतलब पूरे चैप्टर में वही है पूरा, सिर्फ एक ही जगह पर दोनों वोलेटाइल वाला केस था, बाकी सब जगह वही रहेगा। अच्छा, अब फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी बताइए। डेल्टा टीबी इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं, और ये डिफरेंस क्या करने पर बढ़ता जाता है? सॉल्यूट मिलाने पर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा, डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अच्छा जी, आपको पता है क्वांटिटी को हम, आपको पता है बेटा क्वांटिटी को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में नापते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बेटा सॉल्यूट को ना बी लिखते हैं। अब यहां पर एक नोटेशन लिख लो, ये एनसीईआरटी का नोटेशन है बेटा। एनसीईआरटी कहता है कि जब जब कहीं पर बी लिखा हुआ दिखे तो उसका मतलब सॉल्यूट होता है, और जब भी कहीं पर ए लिखा हुआ दिखे इसका मतलब सॉल्वेंट होता है। और बेटा यहां पर मैंने बी लिखा है, बी का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट। तो जल्दी फिर से बताओ, यहां पर मैंने क्या लिखा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा मुझे बताना, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट साइन दूंगा बेटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, सबको पता ऐसे ही करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाबू रे, ये बताओ एक्स बी क्या है? एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा बेटा, शुरू दिन से आप ये एक चीज पढ़ते आ रहे हो कि सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा सॉल्वेंट से, सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से कम होती है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है बेटा, सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा सॉल्वेंट से क्या होता है? कम। और यकीन मानिए सॉल्यूट की क्वांटिटी यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट से इतना कम होता है कि आप इसे इसके सामने से नेग्लेक्ट कर सकते हो। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इतने कम होते हैं सॉल्वेंट के सामने कि बेटा सॉल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के मोल के सामने क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट। तो अगर मैं नेग्लेक्ट कर दिया तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ मेरे को? डेल्टा टीबी क्या बचा बेटा? के, ऊपर क्या बचा? एनबी, और नीचे क्या बच गया बेटा? एनए। अच्छा, इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो बेटा एनबी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको थोड़ा रीअरेंज करके अच्छे से लिखें तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा बेटा, ये देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये ऊपर चला गया तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसी इक्वेशन को बेटा, इसी इक्वेशन को और आगे बढ़ाता हूं। मुझे याद आया कि क्लास 11th में बेटा, क्लास 11th में हमने मोलालिटी पढ़ा था, याद है मोलालिटी क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलालिटी होता है। यानी कि इस हिस्से को देखो, ये क्या है बेटा एक्चुअली में? मोलालिटी का। इसके प्लेस पर मैं एम लिख सकता हूं। तो अब देखो आपका इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये देखो। तो आपका इक्वेशन कैसा हो गया भाई? डेल्टा टीबी, यहां क्या बचा है बेटा? के बचा है, यहां पर क्या बचा है? एम ए बचा है, और इन सब के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया बेटा? एम।
जल्दी बताओ एम ए क्या है? एम मतलब मॉलिक्यूलर मास, और ए मतलब लिखा था ना यहां पर, ए मतलब सॉल्वेंट। तो बेटा एम ए मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, कोई भी एक सॉल्वेंट बताओ। वाटर, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 18। एक बात बताओ, अगर आप पानी में नमक घोल दोगे तो क्या वाटर का मॉलिक्यूलर मास बदल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो 18 ही होता है, चाहे उसे पानी में कुछ भी मिला दो आप। तो मैंने कहने का मतलब है कि पानी में कुछ भी मिला दो, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कभी बदलेगा थोड़ी ना, ये तो फिक्स रहता है ना बेटा। यानी कि एम ए का वैल्यू हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, और के तो पहले से कांस्टेंट है। एम ए हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। और मैंने बोला बेटा के भी कांस्टेंट है। और आपको पता है कभी भी एक ही इक्वेशन में दो कांस्टेंट नहीं होते। कभी भी एक ही इक्वेशन में दो कांस्टेंट नहीं होते। अगर दो कांस्टेंट आ गया तो उनको हटा के एक नया कांस्टेंट देंगे बेटा। यहां पर के बी एंड एम ए बोथ आर कांस्टेंट, देयरफॉर दे आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू कांस्टेंट के बी। बेटा इन दोनों को हटा के ना एक नया कांस्टेंट लिख देंगे के बी। ये देखो, उन दोनों को हटा के आप एक नया कांस्टेंट लिख देंगे के बी। अब ये आपका इक्वेशन आ गया। अब के बी को क्या बोलते हैं? ये जो के बी आप देख रहे हैं ना, इस के बी को एक्चुअल कहते हैं बेटा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, वो है तो कांस्टेंट आखिर में, ये तो कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो उसके प्लेस पर क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा। तो अब आपका इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। तो बताइए अंत में क्या कंक्लूजन निकला कि जिस सॉल्यूशन का मोलालिटी ज्यादा होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उस सॉल्यूशन का ज्यादा होता है जिसकी मोलालिटी ज्यादा होगी। प्लीज कॉपी करेंगे इसको बेटा, इसे कॉपी कीजिए। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम अगले क्लास में करेंगे। इसे कॉपी करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अगले क्लास में करेंगे बेटा।